दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज 5% का लोअर सर्किट लग गया और स्टॉक 41 तक आ चुका है। जो स्टॉक 54 तक पहुंच गया था वो 41 तक आ चुका है। ऐसे में क्या यहाँ पे अब खरीदारी की संभावना बन रही है या फिर जो शेयर है बेच के निकल जाना चाहिए? तो यहाँ पे अनिल अंबानी ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने सेबी के खिलाफ अपील की है क्योंकि अनिल अंबानी के ऊपर देख सकते हो कि मार्केट से बैन लगाया गया। उसको लेकर अनिल अंबानी अपनी गलती यहाँ पे मानने को तैयार नहीं, बल्कि उनके हिसाब से उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए, जो एलिगेशन है वो उन्हें मंजूर नहीं है और इसीलिए वो आगे सेट पे चले गए। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे पावर सेक्टर से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक नया आईपीओ आ रहा है रिन्यूएबल सेक्टर से संबंधित, वारी एनर्जीज लिमिटेड। आईपीओ बहुत ही शानदार लग रहा है और लिस्टिंग ही डबल होने की संभावना दिख रही है यहाँ पे। तो क्या अप्लाई करना चाहिए? ऑलरेडी इससे पहले हमारा वीडियो बन चुका है, आप जाके वो देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या उसमें अप्लाई करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रिलायंस पावर में जो गिरावट है इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट। अब आप ये देख ही सकते हो कि बीएसई सेंसेक्स में इस समय 500 पॉइंट की गिरावट है, लेकिन सुबह जब 250 पॉइंट की तेज़ी के साथ शुरुआत हुई उस हिसाब से कह सकते हैं कि ऊपर के लेवल से 750 पॉइंट की गिरावट हुई है, जिसका नतीजा है कि जो स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा दौड़े थे उनमें अब यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है क्योंकि जो मार्केट एक्सपर्ट है उनको भी लगता है कि बाज़ार में गिरावट आ सकती है और ऐसे में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और इसी वजह से सब कुछ पॉजिटिव रीजन होते हुए भी रिलायंस पावर का शेयर काफ़ी नीचे आ गया है। तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो स्टॉक की शुरुआत ही आज देख सकते हो कि सुबह निगेटिव हुई 43.78 पर, क्लोजिंग कल की 43.94 के आसपास थी। इंट्राडे में 43.90 का हाई बना, यानी पूरे दिन में स्टॉक में तेज़ी बनी नहीं पाई और वहाँ से एक तरफा गिरावट का माहौल बना। इस वजह से 41.74 पे 5% का लोअर सर्किट लग गया। तो ज़बरदस्त बिकवाली है और इसके पीछे वजह यह है कि बड़े फंड हाउस ने निचले लेवल से ज़बरदस्त खरीदारी की थी। वो वेट कर रहे थे कि स्टॉक आगे बढ़ेगा, लेकिन अब जब स्टॉक आगे नहीं बढ़ पा रहा है, काफ़ी दिनों से स्टॉक 44-43 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था और अब उस स्तर को भी तोड़ दिया, तो उनको लग रहा है कि बिकवाली काफ़ी ज़्यादा हो सकता है स्टॉक फिर से 30 के आसपास है। ऐसे में उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ही मुनासिब समझा। अब इसकी परफॉर्मेंस से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्टॉक यहाँ पे देख सकते हो कि 3 अक्टूबर को 53.64 पर गया था, ये 54 के आसपास पहुँचा 3 अक्टूबर को। उसके बाद इसमें लगातार दबाव बना और आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ पे करीब 9 अक्टूबर तो ये स्टॉक आपको 49.50 के आसपास दिखाई देगा। उसके बाद इसमें दबाव शुरू हो गया और तब से ये स्टॉक 45-44 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था और फाइनली अब उस लेवल को भी इसने तोड़ दिया है और इसी वजह से पैनिक सेलिंग शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अनिल अंबानी सेबी के ऑर्डर के खिलाफ सेट में अपील करने जा रहे हैं। तो सेबी ने जो ऑर्डर पास किया था अनिल अंबानी के खिलाफ, जो मार्केट में उनको 5 साल के लिए बैन कर दिया था रिलायंस होम फाइनेंस के मैटर को लेकर, तो अब उस आदेश के खिलाफ वो यहाँ पे देख लो कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी SAT में चले गए। तो यहाँ पे सेट के अंदर वो अब जो सुनवाई है ये 18 अक्टूबर यानी कल होने की संभावना है इस मामले की। तो सेबी ने अनिल अंबानी के ऊपर 25 करोड़ का जुर्माना लगाया है रिलायंस होम फाइनेंस बिजनेस को लेकर और साथ में 5 साल के लिए मार्केट से बैन कर दिया है। उनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि उन्होंने रिलायंस होम फाइनेंस के जो पैसे थे उस पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल किया अपने खुद की ही कंपनियों में। दूसरे और बोर्ड के मेंबर है उनके ऊपर भी पेनल्टी लगी, जिसमें आगे 27 करोड़ बापना के ऊपर, 26 करोड़ सुधाकर और 21 करोड़ शाह के ऊपर जो बोर्ड के मेंबर्स थे उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाई गई है। तो अब रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी ऑलरेडी डूब चुकी है और अनिल अंबानी ने ऑलरेडी पहले ही रिलायंस पावर से इस्तीफा दे दिया था। अभी फ़िलहाल वो बोर्ड के मेंबर नहीं है, तो इसलिए इस जो फैसले का तो रिलायंस पावर पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे आ गई इस खबर के बाद और इसीलिए उन्होंने सेट में अपील की है। अब सुनवाई होगी, उसके बाद पूरा मामले का क्या आगे निचोड़ होगा, क्या उनको ये पेनल्टी भरनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है 5 साल के लिए उनको बैन किया गया, क्या वो वहाँ से उसको छुटकारा मिलेगा, देखना होगा। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी CA की तरफ से यहाँ पे देख लो कि 2 दिन का जो एक कॉन्क्लेव रखा गया था। इस कॉन्क्लेव का मकसद था कि आने वाले 2047 तक
जो बिजली की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए रोड मैप तैयार करना। और इसी को लेकर ये जो कॉन्क्लेव था कंप्लीट हो चुका है। करीब 1500 डेलीगेट ने हिस्सा लिया, जिसमें आप देखिए लीडर्स भी थे और पावर सेक्टर से संबंधित कंपनियां थी। सब ने अपने नज़रिए को रखा। तो यहाँ पे इसका मकसद क्या है, जो हाइड्रो पावर कैपेसिटी उसको इंक्रीज करना, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को मजबूत करना, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करना और क्रॉस बॉर्डर एनर्जी कॉरपोरेशन स्थापित करना अलग अलग जो कंट्रीज है उनके साथ में। तो ये सारे मकसद है। स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, आने वाले समय जो नया फ्यूल है ग्रीन हाइड्रोजन, उसको किस तरह से मजबूती से आगे बढ़ाना, किस तरह से इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना, ये सारी बातचीत हुई है। एक पूरा एजेंडा तैयार हो गया है और आने वाले समय एक तेज़ी से इस पर काम होना शुरू हो जाएगा। सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। देख सकते हो कि हमारे जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो रिन्यूएबल पावर और हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के जो मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। उसके बाद में उन्होंने अपनी राय रखी। आने वाले समय सरकार इसको पूरा सपोर्ट देने को तैयार है। बहुत सारी नई स्कीमें भी लाई गई है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाले समय जो पावर सेक्टर के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है और इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां बहुत ही बेहतर कर सकती है, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियां। तो सरकार जल्दी एक टास्क फोर्स बनाने जा रही है इस कॉन्क्लेव के अंदर जो रिकमेंडेशन हुई है उनको पूरा करने के लिए। तो पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें हैं, आगे जाके क्लियर होगी। सरकार इसके ऊपर तेज़ी से काम करने जा रही है और सीए की जो एक कोशिश थी ये रंग ला रही है। तो कुल मिला के आने वाले समय कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे जो तेज़ी से इस सेक्टर की संबंधित कंपनियों को जो शेयरों की प्राइस को भी बढ़ा सकता है। अब यहाँ पे रिलायंस पावर की आने वाले जो रिजल्ट की संभावनाओं को देखें, अगर हम पिछले रिजल्ट कैसे रहे और आगे की क्या संभावना बनी, फिलहाल कंपनी लॉस में, क्या इस बार लॉस खत्म होगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें मार्च 2023 की, तो कंपनी का रिवेन्यू करीब 7,854 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में 8,260 करोड़ तक पहुँच गया। तो रिवेन्यू बढ़ा है क्लियरली एक साल में। खर्च की बात करें तो 5,649 करोड़ का खर्च था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में बढ़ के 6,735 करोड़ पहुंचा। तो जैसे रिवेन्यू बढ़ा वैसे खर्च भी बढ़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1,865 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो देख सकते हो कि मार्च 2024 में 1,157 करोड़ के आसपास आया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है, ये भी क्लियरली बात दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 25% के आसपास मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में 15% के आसपास आए, तो मार्जिन कम हुआ है। अदर इनकम की बात करो 340 करोड़ की अदर इनकम थी मार्च 2023 में और मार्च 2024 में 368 करोड़ की अदर इनकम रही है। अब यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 279 करोड़ का लॉस था मार्च 2023 में और मार्च 2024 में 2028 करोड़ का भारी भरकम लॉस हुआ। नतीजा ये रहा कि शेयर की प्राइस भी नीचे आई। अब उसमें सुधार की संभावना दिख रही है। तो लॉस है लेकिन लॉस इस बार कम होने की उम्मीद है। ईपीएस फिलहाल -1 था मार्च 2023 में और मार्च 2024 में ये -5 के आसपास है। तो कंपनी को प्रॉफिट में आना जरूरी है। जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं, बड़ी तेज़ी की संभावना हम नहीं देख सकते, लेकिन कंपनी ने बहुत कुछ अचीव किया, ये भी हमें देखना चाहिए। यहाँ पे कंपनी का नेट कैश फ्लो भी इस समय काफ़ी ठीक है। मार्च 2023 में मात्र 46 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में 248 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो बढ़ा है। ऐसे में आने वाले समय उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा और शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल स्टॉक दबाव में, थोड़ा और वेट करें, स्टॉक सेटल हो जाए उसके बाद में ही नई खरीदे के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।